तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली इस चीज़ पे कि एक आर्ट वर्क को देखते हुए जब आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें किस तरह की मेंटल कैपेबिलिटीज़ एक आर्टिस्ट की इन्वॉल्व हैं, तो जब टीचिंग मेथड को डेवलप किया जाएगा तो उन कैपेबिलिटीज़ पे फोकस किया जाएगा। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी गुरु शिष्य परंपरा की, जो एक एंशिएंट ट्रेडिशन है, लेकिन अब मॉडर्न जो 21st सेंचुरी नॉलेज है उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑफ न्यू नॉलेज, जिसमें आप इन चीज़ों के बारे में मोर इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मोर सेंसिटिव हो सकते हैं। पिछले 20 साल में वेस्ट में ब्रेन एंड माइंड साइंसेज का एक रेवोल्यूशन आ चुका है। पहले आप साइकोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। वो एक 100 साल पुराना डिसिप्लिन था, जिसको अब डिवाइड करके फर्दर उसमें जितनी तहकीक हो रही है वो 26 डिसिप्लिन्स हैं ब्रेन एंड माइंड साइंसेज के, जिसमें कॉग्निटिव साइंसेज हैं, न्यूरोबायोलॉजी है, आर्ट से रिलेटेड न्यूरो एस्थेटिक्स है, और फिर इस तरह से बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी इनपुट इस ब्रेन एंड माइंड साइंसेज में दी है। जो बेसिकली इंसान का जो सफ़र अब 21st सेंचुरी में शुरू हुआ है वो अपने आप को समझने का है, अपने जहन को समझने का है, और उसमें जो साइंस की डेवलपमेंट्स हैं उनको अगर आप फोकस करते हैं तो आपको फिर टीचिंग मेथड एक नए तरीके से रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि आर्ट की टीचिंग जो है वो सिर्फ स्किल की टीचिंग नहीं है, उसमें बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप स्टूडेंट के जहन पे फोकस करेंगे, उसकी जहन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात करेंगे, और फिर आप देख सकेंगे कि आर्ट में वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो एक ज़्यादा फ्रूटफुल टीचिंग मेथडोलॉजी होगी। अब जो मॉडर्न साइंस जिस तरह से जहन के बारे में बता रही है, उसमें सबसे पहले तो आपके लिए एक जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग एक फैक्ट है वो ये है कि जो हमारी वर्बल माइंड है, वर्बल माइंड से मतलब जिससे हम सोचते हैं, जिसमें आइडियाज़ होते हैं, वर्ड्स, थॉट्स, ये इसकी जो कैलकुलेशन कैपेबिलिटी होती है वो 80 बिट्स पर सेकंड है। यानी कि आप 80 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन वर्बल माइंड है, जिसमें हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं, जिसको सब कॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस भी कहा जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैपेबिलिटी जो है वो 20 मिलियन बिट्स पर सेकंड है। और जो आर्ट है वो बेसिकली नॉन वर्बल माइंड का एक्सप्रेशन होता है। उसमें इतनी सारी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है कि अगर आपने एक ब्रश का स्ट्रोक भी लगाया है तो उस पर आप कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्रश के ऊपर, आप कलर का कौन सा टोन इस्तेमाल करेंगे, ब्रश को कितना स्विफ्टली मूव करेंगे, उसमें सब डिसीजंस आप वर्बली ले नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी स्पीड में वो प्रोसेसिंग होती है जिस वक्त आप पेंटिंग बना रहे होते हैं कि वर्बल माइंड के बस की बात नहीं होती कि 80 बिट्स पर सेकंड पे वो उसकी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल सके। तो उसमें इनेविटेबली आपके नॉन वर्बल प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं जो कि आपके माइंड का 90% से ज़्यादा जो फंक्शनिंग है ऑक्यूपाई करते हैं, और उसमें आपकी फीलिंग्स और आपके टेम्परामेंट, आपके इमोशंस, आपके पेन्स एंड प्लेजर्स, आपके मोटिवेशंस, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें एक टीचिंग मेथड डेवलप करने के लिए इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम जहन का एक बहुत सिंपल मॉडल देख लें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं आपको आर्ट के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, तो हम एक बहुत सिंपल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं एंटोनियो डेमासियो, उनकी एक मॉडल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ट्री का मेटाफर यूज़ किया। आपको जो ट्री नज़र आ रहा है उसमें ट्रंक के साथ राइट साइड पे उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्सेज, बेसिक रिफ्लेक्सेस और मेटाबॉलिक रेगुलेशन को कैटेगराइज किया है। ये हमारे नॉन कॉन्शियस प्रोसेस होते हैं, नॉन वर्बल प्रोसेस होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोनॉमिक होते हैं। उसके बाद आप फर्दर ऊपर मूव करते हैं तो पेन एंड प्लेजर बिहेवियर्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक नॉन वर्बल प्रोसेस हैं। फिर उसके ऊपर ड्राइव एंड मोटिवेशंस हैं। उसके ऊपर आप इमोशंस को देख सकते हैं, जिसमें फर्दर कैटेगराइजेशन ये है कि सोशल इमोशंस हैं, प्राइमरी इमोशंस हैं, बैकग्राउंड इमोशंस हैं। और इसके बाद अगर इससे ऊपर हम देखें तो हमारे पास फीलिंग्स की एक कैटेगरी है। फीलिंग्स और इमोशंस को रीसेंट साइंस ने सेपरेट किया है। वो इसलिए सेपरेट किया है कि फीलिंग्स में एक थॉट का कंपोनेंट भी शामिल होता है। इमोशंस तो वॉलंटरी रिएक्शंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो उनमें थॉट का कंपोनेंट शामिल होता है। वो इमोशन और थॉट का एक इंटरफेस होती हैं। और फिर उसके ऊपर आप अगर फर्दर एक्सटेंड करें इस ट्री के मेटाफर को तो उसमें हमारी थॉट्स भी आ जाती हैं। तो इन प्रोसेसेस को, इस ट्री के मेटाफर को आप जहन में रख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह से थॉट प्रोसेसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, ड्राइव्स और मोटिवेशंस आपस में एक इंटरएक्टिव
इंटरएक्टिव रिलेशनशिप में है। और ट्री का मेटाफर यूज़ करने की वजह भी ये है कि आप जानते हैं कि ट्री में जिस तरह से फंक्शनिंग होती है कि रूट से किस तरह से नरिशमेंट जो है वो लीव्स को जाती है और फिर सनलाइट किस तरह से रूट्स तक ट्रांसफ़र होती है, ये मेटाफर इसलिए एक इक्वेशन डेवलप करता है माइंड के साथ क्योंकि इसके अंदर इंटरैक्टिव जो फंक्शन है, जो रिलेशनशिप है डिफरेंट प्रोसेस का, वो आपको नज़र आता है। अब इस मॉडल को जहन में आप रखिए जो एंटोनियो डेमासियो का मॉडल है, और इसके ज़रिए आप ये सोच सकते हैं, एक बेसिक पिक्चर आपके जहन में क्लियर होती है कि इंसान का जो जहन है उसमें बहुत सारे प्रोसेस नॉन वर्बली ऑपरेट करते हैं, कुछ प्रोसेस उसके कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आर्ट जो है वो बेसिकली नॉन वर्बल प्रोसेस का एक्सप्रेशन है। और ये जितने भी मेंटल प्रोसेस हैं इनका आपस में एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, और जिस वक्त आप आर्ट प्रोड्यूस करते हैं वो इन सारे मेंटल प्रोसेस की एक कंबाइंड एफर्ट होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कैपेबिलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं जो हम नेक्स्ट अब देखेंगे।